एक बार फिर नजीब खान अपने एक आदमी के साथ हावर के सामने बैठा हुआ था। हावर ने सुल्तान अहमद का रूप इख्तियार किया हुआ था। वो व्हील चेयर पर विराजमान था जबकि इसका मुलाजिम सज्जाद इसके हकम में खड़ा था। हावर दोनों के दरमियान मौजूद था। हावर ने तलाश के बाद इस बंगले के असल कागजात भी हासिल कर लिए थे जो सुल्तान के बेडरूम की अलमारी में पड़े थे। फिलहाल हावर ने इसका कुफल तोड़ लिया था। असल कागजात नजीब के हाथ में थे और वो उसे पढ़ चुका था। अब कोई अभाम नहीं रहा था। मैं आपका बंगला 3.5 करोड़ में खरीदना चाहता हूँ, नजीब ने कहा। आप अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैंने कल बता दिया था कि मैं प्रॉपर्टी 5 करोड़ से कम में नहीं बेचूंगा। हावर मतानत से बोला, इस बंगले की कीमत 5 करोड़ नहीं है। नजीब ने कागजात आतिफ की तरफ बढ़ा दिए। अगर इसकी कीमत 5 करोड़ नहीं है तो क्या 3.5 करोड़ है? हावर ने इसकी तरफ तमस्खुराना अंदाज में कहते हुए देखा। नजीब इसके देखने के अंदाज से ज़ेरे लब मुस्कुराया। इससे अलीना की बात याद आ गई कि सुल्तान अहमद को ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन जाहिर ऐसे करता है जैसे वो सब कुछ ठीक देख रहा हो। इसका मतलब है कि सौदा 5 करोड़ में ही होगा। जी बिल्कुल। कोई शर्त हो तो वो भी बता दें। कागजात की मुंतकिली में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन दे सकता हूँ क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं बयाना 2 करोड़ लूंगा। हावर ने वाजे किया। नजीब खान एक लम्हे के लिए सोचा और इसी दौरान अलीना अंदर आ गई। इसने जीन्स के साथ लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी। अलीना ने मुस्कुराकर नजीब की तरफ देखा और वो जवाब में मुस्कुरा दिया। अलीना ने हावर के पास वाली कुर्सी संभाल ली। मुझे ये सौदा मंजूर है, लेकिन मैं बयाना 1.5 करोड़ दूंगा। बाकी सारी रकम 4 दिन के बाद कागजात मुंतकिली के वक्त अदा करूंगा। नजीब ने ये कहते हुए अपने आदमी की तरफ देखा। इसने अपना बैग हावर के सामने रख कर खोल दिया। अंदर नोटों की गड्डियां थी। ये 50 लाख है। आप मुआहदा लिख लें। 1 करोड़ खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत करने के वक्त दूंगा। आप बयाना 2 करोड़ रुपया नहीं देंगे? चलो इसमें तो गुंजाइश है, हावर ने कहा। हावर ने नोटों की तरफ देखा। इसकी आंखों में चमक बढ़ गई। फिर इसने अलीना को मुखातिब किया। बिनिश, ये उठा लो। गिन लूं? इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इन पर एतबार है, हावर बोला। सज्जाद ने आगे बढ़कर ब्रीफ केस बंद किया और इसे उठा लिया। इसके साथ अलीना भी उठ गई। दोनों कमरे से बाहर चले गए। दरवाजे से बाहर निकलने से कबल अलीना ने घूमकर नजीब की तरफ देखा और मुस्कुराहट निछावर करते हुए बाहर निकल गई। नजीब को अपने दिल के तार हिलते हुए महसूस होने लगे। आतिफ मुआहदा तैयार करवाने के लिए चला गया। ये मुआहदा आज ही होना था। हावर ने नजीब से पूछा, मुझे डॉक्टर ने ज्यादा देर बैठने से मना किया है। आप यहाँ तशरीफ रखें, मैं कुछ देर आराम कर लूंगा। प्लीज डोंट माइंड। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। इस वक्त सज्जाद अंदर आया और हावर के कहने पर वो उसे बाहर ले गया। नजीब ने अपने आदमी को यह कहकर भेज दिया कि वो इसके ऑफिस में इंतजार करे। जैसे ही वो कॉल करेगा 1 करोड़ लेकर यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे कमरे में वो चारों खुशी और चमकती आंखों से 50 लाख रुपए के नोटों को घूर रहे थे। 50 लाख रुपए आ गए और मजीद 1 करोड़ रुपए थोड़ी देर में हमारे पास हो गए। वो वायदा हम इसके हाथ में देंगे और 1.5 करोड़ लेकर ये शहर छोड़ देंगे। प्लानिंग के मुताबिक ये रकम महफूज जगह पर रख दूंगा और हम एक दूसरे से अलग होकर कुछ दिन गुजारेंगे, लेकिन एक दूसरे के राब्ते में रहेंगे। 10-15 दिन के बाद हालात का जायजा लेकर हम फिर इकट्ठे होंगे और रकम आपस में बांट लेंगे। हावर ने कहा, मैंने उस दिन भी कहा था कि हालात का जायजा लेने से बेहतर है कि हम रकम में आपस में तकसीम कर लें और अगली प्लानिंग में लग जाए। सज्जाद बोला, तुम्हें अपना हिस्सा लेने की जल्दी है? हावर ने इसकी तरफ देखा। मेरा मतलब था कि हम जायजा लेकर क्या करेंगे? सज्जाद बोला, हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। हावर ठीक कह रहा है। रकम महफूज जगह पर रखकर हम चंद दिन अलग गुजारेंगे तो किसी की नज़र में नहीं आएंगे। आतिफ ने लुकमा लिया। जब हम शहर ही छोड़ देंगे तो किसी की नज़र में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सज्जाद ने फिर मुखालफत की। तुम्हें क्या मसला है? तुम ठंडा करके नहीं खा सकते हैं? रकम महफूज होगी, चंद दिन आज़ादी से रिलैक्स करेंगे और फिर आपस में बैठ लेंगे। अलीना ने भी मुदाखलत की। ओके, जो चाहो करो। सज्जाद ने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन इसके तासुरात से लगता था कि वो इन तीनों के फैसलों से खुश नहीं। अलीना, तुम नजीब के साथ जाकर गपशप लगाओ। जाली मुआहदा तैयार है। 1 घंटे के बाद तुम अंदर जाना और इसे बकाया 1 करोड़ रुपए लाने का कहकर इसे मुआहदा पढ़ा देना। हावर ने अलीना और आतिफ की तरफ से कहा। दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। हावर ने वो ब्रीफ केस अलमारी में रखा और वो टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। इसने एक नंबर मिलाया और दूसरी तरफ से आवाज़ का इंतजार करने लगा। नजीब खान कमरे में विराजमान इस इंतजार में था कि किसी तरफ से बिनिश अंदर आ जाए। और जब अलीना कमरे में आई तो नजीब के चेहरे में एक मरतबा फिर मुस्कुराहट गहरी हो गई। मुझे बार बार आपका ख्याल आ रहा था कि आप कमरे में अकेले बोर हो रहे हैं। शुक्र है आपको मेरा ख्याल आ रहा था। नजीब ने लगावट से कहा, आपकी शख्सियत बहुत ज़बरदस्त लग रही है। आप शुरू ही दिन से खुश लिबास लगे थे। अलीना ने इसका जायजा लेते हुए तारीफ की। नजीब फिर मुस्कुराया। आपकी नज़र का कमाल है, वरना मैं आम सा लिबास पहनता हूँ। आप आजिज़ी से काम ले रहे हैं। अलीना ने एक अदा से कहा, आपको मुबारक हो, आपने ये बंगला खरीद लिया है। शुक्रिया। आपने कहा था कि यह बंगला फरोख्त हो जाएगा तो सुल्तान अहमद से आज़ादी हासिल कर लेंगे। मेरा यही इरादा है, इसीलिए आपका साथ दे रही हूँ। अलीना ने कहा, सुल्तान अहमद से आज़ाद होकर आप क्या करेंगे? फिर शादी करूंगी। अलीना ने झट से जवाब दिया। किससे? इससे जो आप जैसा खुश लिबास ग्रेसफुल शख्सियत का मालिक होगा। अलीना ने एक बार फिर नजीब पर नजर दौड़ाई। नजीब ने इस बार चेहरे से मुस्कुराहट अया नहीं की और अपने दिल में फूटने वाले लड्डुओं को दबाते हुए कहा, मैं हर साल तातीलात पर किसी न किसी खूबसूरत मुल्क की सैर के लिए निकल जाता हूँ। इस बंगले का कब्जा लेकर इस पर काम शुरू करा दूंगा और अगले माह सेहत के लिए यूरोप के किसी मुल्क की तरफ 1 माह के लिए निकल जाऊंगा। सेहत का शौक है आपको? सुल्तान अहमद से शादी के बाद हर शौक सूली पर चढ़ चुका है। अलीना ने जवाब दिया। अगर आप चाहें तो इस सूली को काट कर फेंक दूं?
कैसे काट कर फेंकेंगे? आप मेरे साथ चलने की हामी भरें, हर सुलह खत्म हो जाएगी, नजीब खान ने कहा। यह सुनकर अलीना ने अपने चेहरे से खुशी का ऐसा इजहार किया कि जैसे उसे खोया हुआ खजाना मिल गया हो। अलीना खुशी देखकर नजीब का दिल धड़का। इसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई तो अलीना फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आतिफ एक फाइल उठाए अंदर आ रहा था। इसके पीछे व्हीलचेयर पर हावर को सज्जाद धकेलता हुआ अंदर ला रहा था। लीजिए, इस खरीदारी का मुआहदा तैयार है। आतिफ उसी जगह बैठ कर जहां वो पहले बैठा था। नजीब खान और हावर आमने सामने बैठे थे, जबकि अलीना व्हीलचेयर के साथ खड़ी थी। आपने बाकी रकम मंगवा ली है? आतिफ ने नजीब खान की तरफ से पूछा। नजीब ने उसी वक्त कॉल की और फिर बोला, मैं मुआहदा पढ़ लूँ? बिन्नी से जरा ऊंची आवाज में मुआहदा पढ़ना, हावर ने कहा, और आतिफ ने फाइल अलीना की तरफ बढ़ा दी। इसने मुआहदा पढ़ना शुरू कर दिया। सुल्तान अहमद और नजीब खान के दरमियान मुआहदा तय पा गया था। इसमें इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए लिखी गई थी और 1.5 करोड़ बतौर बयाना और बाकी रकम 4 दिन बाद अदा करके इस बंगले के कागजात अपने नाम मुंतकिल कराने की तहरीर लिखी हुई थी। जब अलीना ने पढ़ लिया तो नजीब ने वो फाइल ले ली और इसने पढ़ना शुरू कर दिया तो वहाँ बंगले की कीमत 5 करोड़ की बजाय 3.5 करोड़ रुपए लिखी थी, जो अलीना ने 5 करोड़ रुपए पढ़ी थी। इन्हीं बातों के दौरान नजीब खान का एक आदमी ब्रीफ केस लेकर आ गया। इसमें 1 करोड़ की रकम थी। हावर ने वो ब्रीफ केस लेकर अलीना के हवाले कर दिया। दोनों तरफ से कागजात पर दस्तखत हो गए और एक कॉपी नजीब खान के हवाले कर दी गई। इसके बाद खुशगवार अंदाज में चाय और साथ कुछ खाने पीने का सामान आ गया। इससे वारी होकर नजीब इजाजत लेकर चला गया। जाते हुए नजीब ने एक नज़र अलीना की तरफ देखा तो अलीना ने हाथ के इशारे से इसे बताया कि वो उसे कॉल करेगी। थोड़ी देर के बाद उस बंगले में वो चारों जमा थे और इनके चेहरे खिले हुए थे। इनके सामने 1.5 करोड़ की रकम रखी थी। इतनी बड़ी रकम वो पहली बार एक साथ देख रहे थे। वो चारों खुश थे। उन्होंने अपना अपना मेकअप उतारा और अपनी असल शक्लों में आ गए। सुल्तान अहमद यहाँ 3-4 दिन के बाद आएगा, क्या ख्याल है? 2 दिन इसी जगह आराम कर लिया जाए, खाया पिया जाए और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। हावर ने तीनों की तरफ बारी बारी देखा। हाँ, 2 दिन यहाँ रहने में कोई हर्ज नहीं, आतिफ और अलीना ने जवाब दिया, जबकि सज्जाद चुप रहा। इस चौकीदार का क्या करना है? अलीना ने पूछा। जाते हुए इसे बेहोश कर देंगे, इसकी जंजीर खोल देंगे, फिर जब होश आएगा वो खुद ही बेसमेंट से बाहर निकल आएगा। हावर ने कहा, सबसे पहले जरूरी था कि वो इन नोटों को अच्छी तरह संभाल लेते। चुनाचे हावर की हिदायत पर इन सब ने मिलकर नोटों को प्लास्टिक की थैलियों में डाला, जिसका उन्होंने पहले से इंतजाम कर रखा था। फिर चंद गड्डियों के बंडल बनाए और फिर इन्हें अखबार में अच्छी तरह से लपेट कर हर बंडल को प्लास्टिक की थैली में डाला। फिर इन बंडलों को उन्होंने 2 बैग में रखा। क्योंकि नोट 5-5 हज़ार के थे, इसलिए इतनी बड़ी रकम का ज़्यादा फैलाव नहीं हुआ था। फिर इन पर स्याह शापर चढ़ाया। इसके बाद वो फिर इनसे बड़े बैग्स में रखे गए। फिर इनकी जिप बंद करके इन पर लाक लगा दिया गया। इस काम से फारिग होकर वो तीनों सोफों पर ढेर हो गए, जबकि सज्जाद उठकर किचन में चला गया। इसने एक गिलास पानी पिया और कुछ सोचने के बाद इनके पास आ गया। हावर ने टेलीफोन पर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। फिर इसने फ़ोन बंद किया था कि इसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर सुल्तान अहमद का नाम था। इसने सुल्तान अहमद का नाम लेकर सबको चुप रहने की हिदायत की और फ़ोन कान से लगा दिया। क्या हाल है हावर बेटा? दूसरी तरफ से सुल्तान अहमद की आवाज़ है। जी बिल्कुल ठीक हूँ, कहाँ हो? घर में हूँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो क्या सर? मैं वापस आ गया हूँ। सुल्तान अहमद ने जो ही बताया, हावर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इतनी जल्दी और अचानक सर? आप तो 3-4 दिन के बाद आने वाले थे। बस अचानक प्रोग्राम बनाया और टिकट लेकर हम दोनों आ गए। इस वक्त हम टैक्सी में बैठे हैं, बस 10 से 15 मिनट में पहुँच रहे हैं। सुल्तान ने यह बताकर इसे मजीद हैरत में डाल दिया। बहुत अच्छी बात है सर, आ जाए, बाकी बातें आकर होती हैं। फ़ोन बंद हो गया। वो बूढ़ा आ गया है, 10 से 15 मिनट में यहाँ पहुँच रहा है। जल्दी से सब कुछ समेटो और निकलो यहाँ से, हावर ने जल्दी से कहा। इसके बाद वहाँ एक हलचल बर्पा हो गई। सब ने उजलत में अपना अपना सामान समेटा और दोनों बैग्स में से एक हावर और दूसरा आतिफ ने अपने कंधे पर लटकाया और घर से बाहर निकल गए। वो तेजी से एक तरफ चलने लगे। हावर को अब ये मालूम नहीं था कि सुल्तान अहमद की टैक्सी किस तरफ से आएगी। कुछ आगे जाकर जूं ही वो दाएं जानिब मुड़े, बाएं तरफ से सुल्तान की टैक्सी निकली और उसका रुख अपने बंगले की तरफ हो गया। टैक्सी बंगले के सामने रुकी। टैक्सी ड्राइवर ने हार्न दिया। इस दौरान सुल्तान अहमद अपनी बीवी के साथ बाहर निकला और ड्राइवर ने डिग्गी खोलकर इन दोनों के बैग्स बाहर निकाल कर रख दिए। सुल्तान अहमद ने किराया अदा किया और दोनों एक एक बैग उठाकर गेट की तरफ बढ़े तो गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। सुल्तान अहमद ने गेट धकेला और दोनों अंदर चले गए। गेट पर चौकीदार नहीं था। सुल्तान अहमद ने मुतहय्यर निगाहों से दाएं बाएं देखा और गेट बंद कर दिया। चौकीदार कहाँ चला गया? सुल्तान ने खुद कलामी के अंदाज में कहा और दोनों अंदर चले गए। लाउंज में सन्नाटा छाया हुआ था। हावर कहाँ हो तुम? सुल्तान अहमद ने पुकारा। सुल्तान अहमद की बेगम ने लाउंज का जायजा लेते हुए महसूस किया जैसे अभी कोई यहाँ मौजूद था। इसके बाद सुल्तान अहमद ने एक एक कमरा देख लिया, ऐसे हावर कहीं नजर न आया। अलबत्ता वो ये देखकर चौंक गया कि एक कमरे में एक व्हील चेयर रखी हुई थी। पीछे ही सुल्तान अहमद की बेगम भी आ गई। उन्होंने व्हील चेयर देखकर पूछा, ये किसकी है? यही मैं देख रहा हूँ कि ये किसकी है। उनके लिए सवाल की जवाब तलाश करना मुश्किल हो गया। वो अपने बेडरूम में चले गए। सुल्तान अपने मोबाइल फ़ोन से हावर को कॉल करने लगा, लेकिन इसका नंबर बंद था। इसी असना में बेल हुई तो सुल्तान अहमद गेट की तरफ बढ़ा। गेट खोला तो सामने पिज़्ज़ा बॉय खड़ा था। इसने सुल्तान अहमद को देखते ही शाइस्ता लहजे में पूछा, सर बंगला नंबर 40 मिस्टर हावर यही होते हैं? जी सर, ये उनका ऑर्डर है। कब दिया था? सर अभी आधा घंटा पहले। सॉरी मुझे कुछ देर होगी, रास्ते में एक जगह ट्रैफिक जाम था।
सुल्तान अहमद ने बिल अदा करने के बाद पिज्जा लिया और अंदर चला गया। सुल्तान अहमद की बीवी ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। कौन था? पिज्जा ऑर्डर किया था वो ले आया, पिज्जा ऑर्डर किया था वो लेकर आया था। सुल्तान अहमद ने पिज्जा एक तरफ रख दिया। इसका मतलब है कि आधा घंटा पहले हावर यही था जिसने पिज्जा ऑर्डर किया था, लेकिन अब कहाँ चला गया है और चौकीदार भी गायब है। ये देखें किस तरह से ड्रेसिंग टेबल का सामान इस्तेमाल किया गया है और डस्टबिन में कितने टिश्यू पेपर पड़े हुए हैं। सुल्तान की बेगम ने तवज्जो दिलाई। सुल्तान ये देखकर हैरान हो गया, यहाँ होता क्या रहा है और ये चौकीदार कहाँ चला गया। आप एक बार बेसमेंट भी देख लें, सुल्तान अहमद ने बीवी से कहा और वो बेसमेंट की तरफ चला गया। जो ही सुल्तान अहमद सीढ़ियाँ उतरा और वो चौंक गया। सामने चौकीदार बैठा था, इसके पैर में जंजीर थी। ये क्या है? तुमको किसने बांधा है यहाँ? साहब जी आप आ गए। मुझे हावर साहब ने यहाँ अपने आदमियों की मदद से उठाया और यहाँ लाकर जंजीर से बांध दिया। सुल्तान को देखते ही चौकीदार उठकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। ऐसा क्यों किया उसने? ये सुनकर सुल्तान को हैरत ने आ लिया। मुझे नहीं मालूम है साहब जी, इस जंजीर की वो सामने चाबी लटक रही है। चौकीदार ने सामने इशारा किया। सुल्तान ने चाबी उठाकर कफल खोला और इसे बाहर लिया। चौकीदार को क्योंकि कुछ कर मालूम नहीं था कि हाविर और उसके साथियों ने अचानक इसे पकड़कर बेसमेंट में क्यों बांध दिया है, इसलिए वो सुल्तान के किसी भी सवाल का जवाब न दे सका। सुल्तान अहमद ने इसे गेट के बाहर भेज दिया। सुल्तान अहमद लाउंज में खड़ा सोच रहा था कि हाविर ने ऐसा क्यों किया है। घर का सारा सामान चेक कर लिया, कोई चीज़ गायब नहीं थी। वैसे भी घर में कैश और जेवरात नहीं थे, इसके अलावा कीमती सामान मौजूद था जो अपनी जगह जूं का तू था। सुल्तान की समझ में कुछ नहीं आया। सोचते सोचते अचानक सुल्तान की नजर एक तरफ चलेगी, इसकी आंखों की चमक आया हो गई। वो चारों सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां से ट्रेन की टिकटें हासिल की और चारों अलग अलग डब्बों में सवार हो गए। रकम का एक बैग हावर और दूसरा आतिफ के पास था। 20 मिनट के बाद ट्रेन चल पड़ी। रफ्ता रफ्ता ट्रेन की रफ्तार बढ़ती गई और वो चारों शहर से दूर होते गए। वो अपने कामयाब खेल पर पुरजोश थे, लेकिन सज्जाद का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। 5 घंटे के तवील सफर के बाद वो एक दूसरे शहर में पहुंच गए। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर वो चारों इकट्ठे हो गए। हावर ने उससे कुछ कहा और आतिफ ने अपना बैग भी हावर के हवाले कर दिया। इसके बाद वो सब एक बार फिर अलग अलग हो गए। इससे कबल एक और वारदात के बाद वो चारों इस शहर में आकर एक हफ्ता क़याम कर चुके थे। इस क़याम के दौरान चारों ने अपनी दोस्ती भी बना ली। इन चारों में एक सज्जाद ही था जो दिल से नाखुश था, बाकी किसी को परवाह नहीं। हावर टैक्सी में बैठ गया और इसे जिस जगह जाना था इसने बताकर अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, इसकी सिम तब्दील की और इस सिम में एक महफूज नंबर निकालकर इसने कॉल के बटन को पुश कर दिया। यूं ही इसका रब्ता हुआ, इसने मुस्कुरा कर कहा, हेलो, मैंने तुम्हारा शहर छोड़ दिया है। नजीब खान को हैरत थी कि कई घंटे गुजर गए और बिनेश ने अभी तक इससे कोई रब्ता नहीं किया। हालांकि इसने खुद इशारा किया था कि वो इससे फ़ोन पर बात करेगी। नजीब से गलती ये हुई कि वो बिनेश से इसका मोबाइल फ़ोन नंबर नहीं ले सका, वरना बहुत कॉल कर लेता। रात हो गई। नजीब अभी तक इसी सोच में गर्क था कि वो बिनेश से कैसे और किस बहाने से बात करे। वो इससे मिलना चाहता था। नजीब ने इस बंगले में जाने का एक बहाना सोच लिया और रात 8 बजे वो इस बंगले के बाहर पहुंच गया। वो खुद ही गाड़ी ड्राइव करता था। इसने गाड़ी से बाहर निकलकर बेल दी और चौकीदार ने छोटी सी खिड़की खोलकर बाहर झांका। जी फरमाइए, सुल्तान अहमद है? जी हैं। इन्हें बताओ कि नजीब खान आया है, नजीब ने कहा और चौकीदार ने छोटी सी खिड़की बंद कर दी। थोड़ी देर बाद चौकीदार ने फिर वही खिड़की खोली और पूछा, जी वो पूछ रहे हैं कहाँ से आए हैं आप? चौकीदार के इस सवाल ने नजीब को चौंका दिया। पहले तो इसने चौकीदार को घूरा, इन्हें बताओ कि वो नजीब खान आया है जिसने आज इस बंगले को खरीदा है। चौकीदार ने मशकूक नजरों से नजीब को देखा और खिड़की बंद कर दी। थोड़ी देर बाद छोटा सा गेट खुला और चौकीदार ने इसे अंदर आने को कहा। वो अंदर गया तो सामने सुल्तान अहमद खड़ा था। इसके जहन में नजीब खान का नाम आ चुका था और इसे याद भी आ गया था कि इसने एक बार इस बंगले को खरीदने की बात की थी। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सुल्तान ने इस जगह खड़े खड़े खुश्क लहजे में पूछा। मुझे सुल्तान अहमद से मिलना है। नजीब खान का दिल चाह रहा था कि वो सीधा ये कह दे कि वो बीने से मिलना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। मैं सुल्तान अहमद हूँ, फरमाइए। सुल्तान इसका जायजा लेते हुए बोला। नजीब ने हैरत से इसकी तरफ देखा। आप सुल्तान अहमद हैं? सुल्तान अहमद से कल मेरी पहली मुलाकात हुई थी, आज भी मैंने इसके साथ वक्त गुजारा है। आप कह रहे हैं कि मैं सुल्तान अहमद हूँ? आप कहाँ मिले थे उनसे? इसी बंगले में मिला था, आज ही मैंने उनसे ये बंगला खरीदा है। नजीब बोला, ये क्या कह रहे हैं आप? इस सुल्तान अहमद से आपने ये बंगला खरीदा है? सुल्तान अहमद को हैरत का एक धचका लगा। एसएस प्रॉपर्टी डीलर के ओनर मिस्टर असद ने यह सौदा कराया है। नजीब बोला, एसएस प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस तो मेरा है, लेकिन वो भी बंद है। सुल्तान ने फौरन कहा, वो खुला है, वहाँ स्टाफ बैठता है, वो आदमी मौजूद होता है जिसने ये सौदा कराया है। नजीब के चेहरे पर भी हैरत बरस रही थी। मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। सुल्तान को यकीन नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे गलतफहमी कैसे हो सकती है? इस बंगले का लिखा हुआ मुआहदा मेरे पास है। सुल्तान की बीवी भी वहाँ मौजूद थी, बीनिश नाम है उनका, आप उनको बुलाएं। यहाँ कोई बीनिश नाम की औरत नहीं रहती। ये बंगला मेरा है और यहाँ मैं और मेरी बीवी है, बस। सुल्तान अहमद मैं हूँ और इस बात का सबूत जो चाहे मैं दे सकता हूँ। अगर आप सुल्तान अहमद हैं तो वो कौन था जो व्हील चेयर पर बैठता था? इसकी नौजवान बीवी बीनिश थी। नजीब के चेहरे में तशवीश थी। व्हील चेयर का सुनकर सुल्तान चौंका। इसने यहाँ एक कमरे में व्हील चेयर देखी थी। सुल्तान को यह मामला पेचीदा लग रहा था। इसके दिमाग में एकदम घंटी सी बाज उठी कि यहाँ कोई ऐसा खेल खेला गया है जिसकी ज़द में नजीब खान आ चुका है। आप अंदर तशरीफ ले आए, हम बैठ कर बात करते हैं, सुल्तान ने कहा और नजीब अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा। सुल्तान इसे ड्राइंग रूम में ले गया। वहाँ बैठकर सुल्तान ने अपने बारे में बताया और ये भी आगाह किया कि वो आज ही वापस लौटा है। नजीब ने सारी बात
बात सुनने के बाद अपने साथ होने वाले मामले से भी तफसील से बता दिया। जब वो दोनों अपनी अपनी बात कह चुके तो कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सुल्तान सोच रहा था कि जिस नौजवान पर इसने अंधा एतमाद किया था वही धोखा दे गया और फरार हो गया। इसकी दानिश में तो हावर एक सुलझा हुआ और अच्छा नौजवान था, लेकिन वो इतना जीरक था कि वो जो बातें इससे कर रहा था वो इन बातों से अपनी वारदात का मंसूबा बना रहा। सुल्तान को वो लम्हा भी याद आ गया जब इसने खुद पर रश्क किया कि शायद ये उसके तकब्बुर की सजा थी। नजीब ने उसे सारी कथा सुना डाली। कमरे में खामोशी छा गई। फिर नजीब ने पूछा, आपने पुलिस को इतला दी? मैंने पुलिस को इतला नहीं दी। आपको चाहिए था कि आप पुलिस को इतला करते। ये काम आपका है, धोखा आपके साथ हुआ है, आप पुलिस के पास जाएं। मैं वो बयान देने को तैयार हूँ जो मैंने आपको बताया। सुल्तान ने कहा, मैं अपने 1.5 करोड़ रुपए उनके हलक से नीचे उतरने नहीं दूंगा, मैं इनके लिए जमीन तंग कर दूंगा। नजीब को गुस्सा आ गया। आप जो करना चाहें करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सुल्तान अहमद ये कहकर खड़ा हो गया। नजीब भी अपनी जगह से उठा और गुस्से में तिल मिलाया हुआ अपनी गाड़ी तक चला गया। इसके जाने के बाद सुल्तान ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और इस पर जो लिखा हुआ था इसे पढ़ा और सोचने लगा कि अब इसे क्या करना है। गुस्से में खोलता हुआ नजीब इस प्रॉपर्टी ऑफिस के सामने पहुंचा। इस ऑफिस को असद ने अपना जाहिर किया था। इसने गाड़ी रोक दी और इसके बंद शटर को घूरने लगा। अचानक एक ख्याल ने इसे चौंका दिया। इसे ख्याल आया कि कहीं ये सब सुल्तान के कहने पर ही ना हुआ हो, वो सब इसके आदमी हो और इससे 1.5 करोड़ वसूल करके वो सब मंजर से हट गए हों और खेल में असल किरदार सामने आ गया हो। ये सोचते हुए इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी।